हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टैब। आज हम सेबी 2021 में जो पेपर हुआ था सेबी का, उसमें फेस 1 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉमर्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो भी कॉमर्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड आए थे 2021 के पेपर में। ठीक है, नोटिफिकेशन 2020 में आई थी, पेपर हुआ था जनवरी, आई थिंक जनवरी या मार्च में पेपर हुआ था। ठीक है, तो जो भी पेपर 2 से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं कॉमर्स अकाउंटेंसी के, आज सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ सेबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो आरबीआई में भी फाइनेंस अकाउंट्स का पार्ट इंक्लूड कर दिया गया, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एग्जाम है एनपीएस और पीएफआरडीए के लिए तो है ही है। तो अब वेटेज कॉमर्स और अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ में भी है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे सेबी के। ठीक है जी, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर व्हाट? टैली सॉफ्टवेयर हम किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों यूज करते हैं? अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, पहले क्या होता था कि रजिस्टर्स बनते थे अकाउंट्स के, और उसकी हैंड से, हाथ से ही अकाउंटेंट क्या करता था, एंट्री करता था, जनरल एंट्री। बट अब हो गए हैं सॉफ्टवेयर बहुत सारे, तो इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है टैली सॉफ्टवेयर। और भी सॉफ्टवेयर है जैसे व्यापार है, और भी सॉफ्टवेयर है बहुत सारे, अभी नाम नहीं लूंगा मैं। बट टैली सॉफ्टवेयर एक फेमस सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग करने के लिए, जिसमें हम जब एंट्रीज करते हैं तो हमें बहुत आसानी भी होती है एंट्री करने में, क्योंकि हम अगर जनरल एंट्री करेंगे ना, अगर हम रजिस्टर में जनरल एंट्री करते थे तो उसके बाद हमें पोस्ट करना पड़ता था इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में भी, फिर लेजर अकाउंट से हमें बैलेंस जो है बैलेंस वेरीफाई करना पड़ता था ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हमें पीएल बनाना पड़ता था, फिर बैलेंस शीट बनानी पड़ती थी। सॉफ्टवेयर ने काम इतना आसान कर दिया है टैली सॉफ्टवेयर ने, कि हमको सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है, बाकी काम सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेगा। जनरल एंट्रीज हम करेंगे नरेशन के साथ, और उसके बाद वो लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर देगा, ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर कर देगा, पीएल भी प्रिपेयर कर देगा, और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर देगा, है ना। तो बहुत आसानी हो गई है किसमें, सॉफ्टवेयर के केसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर यूज होता है अकाउंटिंग में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पार्ट इज नोन एज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। मान लेते हैं एक लड़का है राम, एक इंडिविजुअल है राम, और दूसरा इंडिविजुअल है श्याम जी। एक है राम जी और दूसरे है श्याम जी। राम जी ने अपने गुड्स को सेल किया है श्याम जी को, ठीक है। श्याम जी ने तुरंत पेमेंट नहीं की है, श्याम जी ने कहा मैं आपको पेमेंट, राम जी से कहा कि मैं आपको पेमेंट 3 महीने बाद करूंगा। अब राम जी को लग रहा है डर कि कैसे ये 3 महीने बाद पेमेंट नहीं की तो क्या होगा। तो राम जी ने एश्योरेंस के लिए क्या किया, इनसे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया कि आप, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपने मुझसे सामान खरीदा। राम जी लिखेंगे कि श्याम जी आपने मुझसे सामान खरीदा है और इतने रुपए का सामान है, और 3 महीने बाद आपको मुझे रुपए वापस करने हैं, और शाम को पकड़ा देंगे, और श्याम जी उसको साइन करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट था ना जिसकी बात की, जो राम जी ने बनाया, इसी को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो 10,000 का अगर राम ने सेल किया है गुड्स शाम को ऑन क्रेडिट बेसिस, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लेंगे राम जी, और ये पेबल होगा आफ्टर 3 मंथ्स। श्याम जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया जब तब। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। अच्छा, ये ऑर्डर क्यों है, क्योंकि राम ने ऑर्डर दिया है और राम ने ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, इसलिए ये ऑर्डर है, अंडरटेकिंग नहीं है। ये क्या है, ऑर्डर है। श्याम जी खुद नहीं बोल रहे कि मैं रुपए दूंगा, राम ने ऑर्डर दिया है कि आपको रुपए देने पड़ेंगे 3 महीने बाद, है ना। तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, और ये किसने बनाया है, मेकर ने, मतलब राम ने बनाया है, राम जी ने बनाया है। टू द एक्सेप्टर, अनकंडीशनल ऑर्डर किसको दिया है, एक्सेप्टर को दे रखा है, श्याम जी को, टू पे अ सर्टेन मनी टू द मेकर, टू द राम, आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है जी, समझ में आ गया सर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। आगे बताइए कि क्वेश्चन क्या था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ इन पार्ट्स। तो होता क्या है, जनरली एक कॉपी बिल ऑफ एक्सचेंज की राम जी ने श्याम जी को भेज देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाने होते हैं ये बिल्स। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, बट फिर भी एक कंट्री से दूसरे जो है दूसरे कंट्री अगर बिल जाने हैं, तो अगर हम एक कॉपी भेजेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो खो गया, है ना, मान लो डिप्लीट हो गया, खराब हो गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम 2 या 3 सेट बना लेते हैं, कॉपीज बना लेते हैं, और उनको भेज देते हैं एक्सेप्टर के पास। एक्सेप्टर सबको साइन कर देता है और वापस कर देता है। ठीक है, और जैसे ही पेमेंट हमें मिल जाती है, मतलब राम को पेमेंट मिल जाएगी, तो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। ये नहीं कि एक से पेमेंट ले ली फिर दूसरा तीसरा दिखा के फिर से पेमेंट ले ली, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जब हम कॉपीज बनाते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज के, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट बनाते हैं, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज इन सेट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज इन
सेट्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज बीइंग ड्रॉन इन पार्ट्स देन इट इज नोन एज बिल्स इन सेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है ना, उसमें पार्टनर्स मिलके काम कर रहे होते हैं और उसमें पार्टनरशिप डीड होती ही होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पार्टनरशिप डीड होती है। और ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है, करता क्या है, ये रूल्स और रेगुलेशन सेट करता है बेसिकली कि क्या क्या पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है, प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स के बीच में, है ना। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, है ना। तो ये कैसे पता करेंगे कि क्या प्रॉफिट होना चाहिए। एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर्स, नो। एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, नहीं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। एज पर सीनियरिटी, नो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जब भी पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं होती है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, लॉसेस और प्रॉफिट दोनों को, ये नहीं कि खाली प्रॉफिट लेके बस चल दिए, लॉसेस नहीं बांटेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट और लॉसेस दोनों क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेंट एक्सपेंसेस वर चार्ज टू द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 11 मंथ्स। पर रेंट अकाउंटिंग पीरियड तो 12 मंथ्स की होती है जनरली, है ना। बट इसने क्या किया है, अकाउंटेंट, जो भी अकाउंटेंट था उसने चार्ज कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एक्सपेंस है सिर्फ 11 मंथ्स के लिए, बट इट वाज नॉट चार्ज फॉर द 12 मंथ। विच टाइप ऑफ एरर इज दिस, कौन बताएगा कौन सी टाइप की एरर है। ये सारे डिस्कस करेंगे, सारे टाइप की एरर। अभी पहले इसका आंसर समझते हैं कि क्या होना चाहिए। अकाउंटेंट भूल गया है 12th मंथ की रेंट एक्सपेंस की एंट्री करना, तो ये ओमिशन का केस हो गया। किसका केस हो गया, एरर ऑफ ओमिशन, क्योंकि ओमिट हो गया है ना, एंट्री ही ओमिट हो गई, छूट गई है, तो क्या है ये, एरर ऑफ ओमिशन है। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन कब होता है, कमीशन से हमको याद रखना है कैसे, सी फॉर कमीशन, सी फॉर क्लरिकल एरर, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो जो भी क्लरिकल एरर होते हैं, क्लरिकल एरर का मतलब क्या होता है सर, बता रहा हूँ। क्लरिकल एरर का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि अमाउंट अगर गलत एंटर कर दिया हमने, जो अमाउंट एंटर किया है अगर वो रॉन्ग एंटर कर दिया है तो वो क्लरिकल एरर में आ गया। तो जो भी मिस्टेक होती है ना अकाउंटेंट से, मिस टाइपिंग हो गई या कुछ भी गलत लिख दिया उसने, है ना, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, क्लरिकल एरर में आती हैं। तो क्लरिकल एरर जितनी भी होंगी वो सब एरर ऑफ कमीशन में आएंगी। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल तब अकर होते हैं जब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है या फिर जो अदर प्रिंसिपल्स भी हैं अकाउंटिंग के, अगर वो वायलेट कर देता है अकाउंटेंट। एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं मैं। जैसे कि मान लेते हैं कि असेट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, मशीनरी खरीदी है मान लेते हैं। अब मशीनरी खरीद ली, अब अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, इसको मशीनरी खरीदने को पीएल में एंटर कर दिया एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस ले लिया, मशीनरी खरीदने को एज एन एक्सपेंस ले लिया, तो गलत कर दिया ना उसने। क्यों, क्योंकि जब मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी होता है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसने क्या ले लिया, पीएल में डाल दिया ना एक्सपेंस, मतलब उसने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया है। तो अगर उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया, या फिर उसने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया होता, जैसे एग्जांपल एक और दे दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ज्यादा तो हैवी नहीं हो जाएगा लोड ना, एक और पढ़ लेते एग्जांपल। ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर असेट खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब पीएल में ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, तो उसने गलत कर दिया। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एक और एग्जांपल देता हूँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं मशीनरी के, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के, ये बहुत फ्रीक्वेंट खर्चे हैं, क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस कंपनी जनरली करती रहती है मशीनरी में। बट अकाउंटेंट को ऐसा लगा कि ये तो मशीनरी में खर्चा हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। बट अकाउंटेंट को गलत, यहाँ अकाउंटेंट गलत हो गया दोबारा से। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बहुत ही फ्रीक्वेंट खर्चे हैं, मेंटेनेंस के लिए तो खर्चे होते रहते हैं ना मशीनरी में, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन फ्रीक्वेंट होता है, जो बहुत ज्यादा अकर नहीं करता है, नॉन रिकरिंग होता है ना। लेकिन मेंटेनेंस की चार्जेस तो लगते रहते हैं, तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अगर से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो भी इसने एरर ऑफ प्रिंसिपल को एक्टिवेट कर दिया है, उसने वायलेट कर दिया प्रिंसिपल क्योंकि, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब कभी दिक्कत नहीं होने वाली। एरर ऑफ कमीशन और इसके क्वेश्चन आते हैं, जनरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम देख चुके हैं कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, जब रिकॉर्ड नहीं किया जाता है अकाउंट्स बुक में किसी भी एंट्री को, चाहे वो कंप्लीटली ओमिट कर दे एंड वेदर इट इज पार्शियली ओमिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मतलब बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, लगभग 9 to 10 क्वेश्चन आ रखे हैं, 50 out of 50।
वेटेज देख रहे हैं, वेटेज 20% का है अप्रोक्सीमेटली, मतलब कॉमर्स अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। अगर अब इसमें कॉस्ट नहीं जोड़ी है, कॉस्ट जोड़ देंगे तो कॉमर्स अकाउंट्स कॉस्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब सेबी, पीएफआरडीए, एनपीएस, ये सारे एग्जाम है ना, और भी जो अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम है सब में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। While calculating income from house property, municipal taxes are treated on what basis? अच्छा, अब क्या करते हैं ना, जब भी टैक्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, तो हम क्या करते हैं उसकी सारी इनकम को ऐड करते हैं ना, तो जो भी उसको सैलरी मिली होगी वो भी ऐड करेंगे, उसके पास अगर घर होगा तो उससे अगर उसने उसको रेंट पे अगर चढ़ा रखा होगा तो जो उससे इनकम मिल रही होगी उसको भी तो ऐड करेंगे ना, करेंगे ना उसको भी ऐड। हाँ ठीक है सर, उसको भी करेंगे, ठीक है ऐड। लेकिन अगर उसने टैक्स पे किया होगा उस घर पे जहां से उसको मान लेते हैं कि एनुअली उसको 1 लाख मिल रहे होंगे, मान लेते हैं 1,10,000 मिल रहे होंगे, ठीक है, उसकी इनकम जनरेट हो रही है रेंट पे, रेंट करके अपनी प्रीमाइस 1,10,000 रुपए इनकम जनरेट हो रही है। मान लेते हैं उसने टैक्स पे किए होंगे 10,000 के, तो उसकी इनकम क्या लेंगे हम, 1,10,000 लेंगे? नहीं, क्या लेंगे, इस जो टैक्स उसने पे किए इसको माइनस कर दे, क्योंकि हम टैक्स कैलकुलेशन के लिए ही इनकम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या फिर कह लेते हैं कि इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब ऑलरेडी वो टैक्स दे चुका है कुछ, तो उसको इनकम क्यों मानेंगे, उसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो 1,10,000 में से 10,000 को माइनस करके क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, है ना। तो अब उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या मानेंगे, 1 लाख मानेंगे हम, ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि म्युनिसिपल टैक्सेस आर ट्रीटेड ऑन व्हाट बेसिस, ऑन पेमेंट बेसिस, ऑन ड्यू बेसिस नहीं। पेमेंट बेसिस का क्या मतलब है सर, पेमेंट बेसिस का ये मतलब है जो उसने पेमेंट कर दी है उस पे, नॉट ऑन द ड्यू बेसिस। इसका मतलब ये है कि अगर 10,000 रुपए उसे देने हैं, मान लेते हैं उसने दिए नहीं है, तो फिर माइनस नहीं करेंगे, तब हम 1,10,000 रुपए ही लेंगे उसकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर उसने पे कर दिए हैं, अगर उसने टैक्स पे कर दिए हैं, तो हम इसको डिडक्शन ले लेंगे, मतलब टोटल इनकम में से जो उसने पेमेंट कर दिया है म्युनिसिपल एज ए म्युनिसिपल टैक्सेस, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, और हमने पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द टोटल एसेट्स आर 36,000, लायबिलिटीज आर 16,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। असेट हमारे पास 36,000 दे रखे हैं, तो यहाँ लिखते हैं 36,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी 16,000 दे रखे हैं, और हमें कैलकुलेट करनी है इक्विटी, मतलब कैपिटल, दैट मींस इक्विटी, राइट। इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज होती है, ठीक है। तो इक्विटी कैलकुलेट करनी है, 16,000 को इधर जाके माइनस कर देंगे, 20,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें याद रखनी है कि टोटल असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है जी। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द पार्टनर विल ओपन अ करंट अकाउंट व्हेन पार्टनर हैज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है सेबी ने। सेबी ने क्या पूछा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है कोई भी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पार्टनर्स के अकाउंट भी बनेंगे ना, पार्टनर्स के लेजर अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो जब पार्टनर्स मान लेते हैं एज कैपिटल अकाउंट ले रहे हैं, ठीक है, तो दो तरीके से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म या फिर कोई भी एंटरप्राइज। पार्टनरशिप फर्म मान लेते हैं, अभी पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म दो तरीके से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकता है। एक है फ्लक्चुएटिंग बेसिस में, मतलब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बेसिस में। क्या मतलब है सर फ्लक्चुएटिंग बेसिस का, फ्लक्चुएटिंग बेसिस का मतलब ये है कि जो भी कैपिटल में एंट्रीज हो रही है ना, जो भी पार्टनर्स को इनकम जनरेट हो रही होगी, जैसे कि मान लेते हैं या फिर जो एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, जैसे कि मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लेते हैं पार्टनर ने कोई ड्राइंग की, उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, तो पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो सब एंट्रीज क्योंकि कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेंगी उसका, है ना। और क्या सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को, जैसे कि अगर कैपिटल 1 लाख रुपए पार्टनर ने लगाए हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं 6% है, या मान लेते हैं चलो 10% है, पर एनम मान लेते हैं 10% है, तो 10,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे ना एक्स्ट्रा रुपए, उसको 10% मिल रहा है जिसने कैपिटल लगाया उस पर। तो ये सारी एंट्री जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ रही है, ये दोनों की दोनों एंट्रीज इसी कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे हम। अगर फ्लक्चुएटिंग बेसिस में प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग बेसिस मतलब जो भी एक्स्ट्रा इनकम या एक्सपेंसेस हो रहे हैं पार्टनर के फर्म में, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम इसी अकाउंट में ले लेंगे। जो उसने पहले तो जो उसने जो कैपिटल लगाया होगा उसको लिखेंगे, फिर जो उसको रुपए मिल रहे होंगे वो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड में,
और जो रुपए वो दे रहा होगा, जो एक्स्ट्रा पे कर रहा होगा, कौन, पार्टनर, ए पार्टनर, उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये फ्लक्चुएटिंग बेसिस में प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग बेसिस मतलब जो भी पार्टनर इनकम जनरेट कर रहा है, जो भी पार्टनर एक्सपेंस दे रहा है, वो उसी के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट हम डाल दे रहे हैं। ये फ्लक्चुएटिंग बेसिस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट पार्टनर का फिक्स्ड बेसिस में भी प्रिपेयर करती है। किस बेसिस में प्रिपेयर करती है? फिक्स्ड बेसिस में। फिक्स्ड बेसिस में क्या होती है, कंपनी कहती है, या फिर कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म कहती है कि जो भी आप कैपिटल लाए हैं ना, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, जो भी आप कैपिटल लाए हैं ना उसको तो हम लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो आप परमानेंटली विड्रॉ कर ले रहे हैं या जो एडिशनल कर दे रहे हैं वो भी लिखेंगे इसमें। लेकिन जो बाकी की इनकम्स और एक्सपेंसेस है ना आपके, वो हम इसमें नहीं डालेंगे, उसको हम अलग से एंटर करेंगे। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ रही है पार्टनर को, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रही है पार्टनर को, वो सारी चीजें इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि ये फिक्स्ड बेसिस में है। मतलब कैपिटल आपका फिक्स रखेंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि आपने इतना पैसा लगाया तो इतने रखेंगे, बाकी जो भी आप कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म में, जो भी एक्सपेंसेस इनकम कर रहे हो, उसको हम अलग अकाउंट बना के रखेंगे। तो इसी अलग अकाउंट को बोलते हैं करंट अकाउंट। जब फिक्स्ड बेसिस में, क्योंकि नाम समझ में आ रहा है ना, फिक्स्ड बेसिस, फिक्स्ड बेसिस में है तो हम कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे, तो इसका मतलब हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट। तो पार्टनर विल ओपन अ करंट अकाउंट व्हेन पार्टनर हैज फिक्स्ड कैपिटल, व्हेन अ पार्टनर हैज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो हम सारी एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है जी। तो जितने भी कैपिटल और पार्टनर अगर फिक्स होता है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं रिलेटेड टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या फिर सैलरीज मिल रही है पार्टनर्स को, और भी सारे जो केसेस हैं वो सारे के सारे करंट अकाउंट के थ्रू जाते हैं, अगर हमने कैपिटल अकाउंट को फिक्स ले लिया है, कैपिटल को अगर फिक्स ले लिया है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग लिया तो सारी एंट्री उसी में कर देते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फिक्स के बारे में आया तो फ्लक्चुएटिंग के बारे में पूछ सकते हैं अगली बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स इज अंडर विच सब हेड। विच सब हेड पूछा है, विच हेड नहीं पूछा है, विच सब हेड पूछा है। अच्छा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों बनाते हैं? जो भी हमें टैक्स लायबिलिटी जो हमने कैलकुलेट की है या आइडेंटिफाई की है कि हमें देना पड़ेगा फ्यूचर में, उसके लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेते हैं, प्रोविजन ऑफ टैक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होती है करंट लायबिलिटी है, इसी के अंदर सब हेड आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसी के अंदर सब हेड आता है क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसमें लिखते हैं हम ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है जी। तो ये तो सर बहुत आसान हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ दिख रहा है हमें, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। करंट लायबिलिटी इसे कहते हैं, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती हैं जो हमें एक साल के अंदर पे करनी होती है। तो टैक्स तो हमें, जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं साल भर का, तो हमें पे करना ही पड़ता है ना, वो तो तुरंत पे करना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, क्योंकि ये प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है, प्रोविजन है ना, इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी, लेकिन सब हेडिंग क्या होगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होंगे, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तो याद हो जाना चाहिए सारे अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को, है ना, या सारे अकाउंटेंट्स को। रियल अकाउंट का रूल कहता है, ये रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है जी। ये हो गया एंट्री। अच्छा, ये क्या है, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है किसके लिए, 3 तरह के अकाउंट होते हैं ना, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर है बहुत डिटेल्ड में, जिसने नहीं किया वो देख सकता है, यूपीएससी ईपीएफओ करके लेक्चर बना होगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करके, ठीक है, एरोटैप में ही। तो अगर समझना है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है बहुत डिटेल में, तो उस लेक्चर को रेफर करना है, ठीक है। शायद वो डे 2 या डे 3 का लेक्चर होगा यूपीएससी ईपीएफओ में, डे 2 या फिर डे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करके होगा, थंबनेल में लिख के आ रहा होगा, उसको देखना है, ताकि सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो उसमें ये भी बताया था कि रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा रूल होता है रियल अकाउंट के लिए, कि इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ठीक है। तो अगर रियल अकाउंट में जैसे कैश एग्जांपल लेते हैं, कैश रियल अकाउंट है, अगर रुपए आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर रुपए आ रहे हैं तो उस अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर रुपए जा रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे उस अकाउंट को, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी रूल होते हैं, ये सारे रूल समझा रखे हैं, ये लेक्चर जाके देखना है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करंट असेट्स, अच्छा जैसे करंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही करंट असेट्स है। करंट असेट्स आर असेट्स एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 1 ईयर। क्योंकि करंट की अगर बात की है तो करंट मतलब होता है 1 ईयर के अंदर, असेट है तो रियलाइज हो जाएगा, लायबिलिटी है तो पे हो जाएगी, तो विद इन 1 ईयर इट शुड बी रियलाइज्ड, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत ज्यादा आए थे, 50 में से 10 क्वेश्चन अगर कॉमर्स एंड अकाउंट्स के आ रहे हैं तो 20% वेटेज एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ी बात होती है। अभी इसमें कॉस्ट ऐड नहीं किया है, ठीक है, तो अच्छे से करना है हमें। इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे अब अगले लेक्चर में। हम फेज 2 में
जो भी कॉमर्स एंड अकाउंट से क्वेश्चन आए वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।